काफी देर हो गया। लिंक कब सेंड किया गया है? कितना देर हो गया? आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। अरे बोलो जी बच्चियाँ। 10:19 पर 10:19। चलिए बोलिए, बताना कहाँ से आप लोग को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। चार्ल्स लॉ। इतना जल्दी पहुँच जाएंगे चार्ल्स पे? इतना ज़्यादा जल्दी पढ़ोगी? बॉयज लॉ हो गया था सर। बॉयज का टॉपिक पता है, बस थोड़ा सा छूटा था। क्या? बॉयज लॉ में तो बस थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, बाकी क्या पढ़ना है। देखो तुम लोग को बॉयज लॉ बता दिए थे। यस सर। यस सर। बॉयज लॉ के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया गया था। यस सर। Boyle's law and its graphical representations, isotherms. यस सर। दो केसेस बताए गए थे, फर्स्ट केस एंड सेकंड केसेस। दोनों आई होप यस सर। दोनों आप लिख लिए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी को भी। नो सर। तो द नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, Boyle's law। Boyle's law in terms of density। बायल्स लॉ फिर से बताया जाएगा, लेकिन डेंसिटी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स इक्वेशन, आप क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू K लिखते हैं। यस सर। डेंसिटी के लिए वी नो दैट डेंसिटी D इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। यस सर। मास अपन वॉल्यूम। क्या बात है, आज बड़ी शांत हो तुम लोग। मास अपन वॉल्यूम करें क्या सर? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या सर बात है? समझ आएगा तो सर क्यों करेंगे? D इक्वल टू सोशल डिस्टेंस मेंटेन की हो क्या जी आज तुम लोग? D इक्वल टू M अपन V। यस सर। सो V सर इक्वल टू साउंड वाला। क्या बनेगा? M अपॉन D हो जाएगा। यस सर। यस सर। वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करो, इधर लिख रहा हूँ शायद दिखाई दे। तो यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? P इंटू M अपॉन D इक्वल टू वॉट? M upon D P इंटू M अपॉन D इक्वल टू K हो जाएगा। यस सर। ऐसा लिख सकते हैं P इंटू M इक्वल टू K इंटू D। यस सर। सर। या इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू K अपॉन M इंटू D। यस सर। यस सर। बस एक लाइन समझ लेना है, यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सबको मालूम है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है बेटा, वो भी एक कांस्टेंट ही होता है। यस सर। मास इज आल्सो बिहेव लाइक अ व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट। बिकॉज मास नहीं ना बदलता है कभी किसी चीज का। नो सर। तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। नो सर। नो सर? अरे यस सर। कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी ना। यस सर। दैट मीन्स व्हाट? इनको हटा करके एक नया कांस्टेंट ले लिया जाए।
Yes, Yes, sir. sir. लिख दे रहा हूँ मैं। Yes, sir. Here Yes, sir. K and M is constant. So दिखेगा, so K upon M equal to new constant K dash मान लीजिए। Yes, sir. क्लियर? इसी चीज Yes, को sir. चीज को मैं क्या ले सकता हूँ, P इक्वल टू K डैश इंटू D। D. D. इसको हटा देंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Yes, मतलब sir. P प्रोपोर्शनल टू व्हाट, D। D. ये गॉस लाई है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी गैस का प्रेशर उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बराबर होगा। Directly proportional होता बराबर है। है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती मतलब भगवान आंख दिए होंगे ना कि नहीं दिए हैं, ये बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे तुम भी है। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बराबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अंतर नहीं है। किसी गैस का सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर एक बार ऊपर से सर इस साइड से जान से आप कांस्टेंट लिखे हैं। अरे क्या तुम लोग भी करोगे यार, इसमें क्या नया है? सर एक बार और बताइए। सर नेटवर्क में था। अरे हद हाल है यार, 36 बार लिखवाओ मेरे से तुम लोग। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो बेटा स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। 5 मिनट की पढ़ाई को 50 मिनट मत लगवाया करो। यहीं से लिख रहा हूँ, इधर से दिखाई देगा। पहले बाउंस ला को ले लो, नहीं आते साथ में लिखते चले, काउंट टू बाउंस ला। PV equal to K. We know that density D equal to mass upon volume. इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। मैथमेटिकल है क्या, इसमें प्रॉब्लम है? तो P इंटू एम अपॉन V, सॉरी यहाँ पे V इक्वल टू पहले बना लो, V इक्वल टू एम अपॉन D हो जाएगा। D. इक्वेशन 1 Yes, sir. यूजिंग इन इक्वेशन 1 में यूज करो। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? आवाज नहीं आ रही है। अरे दिख रहा है ना, तो बहुत है। आवाज नहीं आ रही है सर। दिख रहा है ना, Yes, सब सर देखो। आ रही है। Clear है सर सब एम कुछ। अपॉन डी इक्वल टू के हो जाएगा। हेलो Yes, sir. एम इक्वल टू के इंटू डी। सो पी इक्वल टू D. के अपॉन एम इंटू डी। वीडियो पॉज। हियर के एंड एम इज द कांस्टेंट। सो के अपॉन एम इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। क्या मान लिया गया? के डैश। Yes, sir. कह सकते हैं P इक्वल टू व्हाट, के डैश इंटू डी। सो P प्रोपोर्शनल टू व्हाट, D। दैट मीन्स किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Proportional. मतलब जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी उसका प्रेशर भी, आवाज नहीं आ रही है तो उसका प्रेशर भी आ रही है। यस सर। क्लियर हो गया? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. नहीं जल्दी लिखने को लिख लीजिए बेटा, फिर हम बोले। सर हो गया। देखो हो गया सर। तुम लोग को टेबल दिया सर गया, हो गया। मुंह बंद करो। सर थोड़ा साइड हो जाइए। तुम लोग को टेबल दिया गया होगा 5.1 राइट करके, सर। टेबल दिया गया होगा Yes, sir. 5.1। Yes, sir. उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो लिखा होगा D इक्वल टू एम अपॉन वी। राइट साइड में देखो, लास्ट लाइन। यस सर लिखा है। अब पेज को पलटेंगे सभी लोग, टर्न द पेज यूज। जैसे पेज को पलटोगे तो मिलेगा D इक्वल टू एम अपॉन के डैश या P इक्वल टू के डैश इंटू ऐसे लिख के दिया होगा। मिला Yes, सबको? sir. और उसके नीचे Yes, लिखा sir. होगा दिस शो डैट। Yes, sir. पढ़ दो बेटा, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। This show that at a constant temperature Pressure is direct proportional to the density of fixed mass of the gas. गैस। क्लियर है? तो इसको लिखने के बाद अरे सर लिखेंगे, ये Yes, चीजें sir. नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़ा रहे हैं सब। इसके नीचे लिख लेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हेलो at a constant temperature, the pressure of a Constant gas temperature.
the pressure of a gas is directly proportional हेलो अरे सर थोड़ा proportional माइक लगा के बोलिए, अच्छे से नहीं आ रहा है आवाज। density. हेलो At a constant temperature, the partial pressure of a gas is directly proportional to its density. लिख लिए? Yes, sir. अब देखो, डेंसिटी के टर्म में इसके क्वेश्चंस को करने के लिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा? क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे आपने बायस लॉ का इक्वेशन बनाया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बना था ना? इक्वेशन बन गया Yes, था? sir. Yes, sir. वैसे ही बेटा इसको बनाएंगे जी, सर। तो अगर मान लीजिए ये P1 और D1 हो जाएगा, वैसे ही P2 इक्वल टू K डैश इंटू D2 मान लेंगे। Yes, तो sir. इसका मतलब ये हो गया कि P1 अपॉन व्हाट P2 इक्वल टू D1 अपॉन, इसमें भी क्वेश्चन आपके दो गैसेस दे दी जाएंगी, किसी एक की डेंसिटी दी गई होगी, प्रेशर दिया गया होगा, दूसरे की डेंसिटी कुछ दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 हो जाएगा। ये D2. क्लियर हो गया? Yes, sir. सर 1 बार क्या है? हाँ? सर 1 बार क्या है? 1 बार स्पीड डैश है। और उसमें प्रेशर का यूनिट है में दिया है। अरे यार उसमें क्या दिया मैंने ये पूछा तुमसे, ये बताओ ना मेरे को। समझ में नहीं आया सर। तो बस मैं प्रेशर का यूनिट है। रुको जी, क्या दिया ये तो तुमसे पूछा नहीं मैंने। तुम मेरे को बस ये बताओ जो तुमको बताया गया वो समझ में आ गया है? एकदम सर। तो मुझे ही पता है कि तुमको क्या क्या बताना बेटा, कहाँ पे क्या मिलेगा, टेंशन मत लो। बार पास का वाला एटमॉस्फेयर सब बता दूंगा, तो थोड़ा वेट करना सीखो। ओके सर जी, गुड। 50 बार करो कि ये मत बताओ कि क्या दिया गया है। बस क्वेश्चन पूछते हैं सब। ये क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, उसी के नीचे तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा तुमको समझाने के लिए, प्रॉब्लम दिया होगा वहीं पे तुम लोग को। एनसीईआरटी में सर जी? Yes, sir. दिया है। पढ़ा क्या रहा हूँ, एनसीईआरटी है ना। पढ़ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। A balloon is A balloon is Filled with hydrogen at room temperature. हाँ It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. 2 बार, तो 0.2 बार If at 1 bar pressure the gas occupies रुको आराम से हैं? it will be blast if the pressure exists। जब प्रेशर बढ़ जा रहा है तो लिखा है 0.2 बार, तो फिक्स हो गया कि ये बार जो है वो प्रेशर की यूनिट हो गई हमारी। Yes, sir. तो कह रहा है कि बैलून ब्लास्ट तब कर रहा है जब प्रेशर को एग्जिस्ट किया गया है, इसका मतलब उसका प्रेशर पहले से कुछ ना कुछ होगा। तो लिख रहा है कि इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाइड, जब उसका प्रेशर 1 बार था, दैट मींस P1 कितना है पहले आपका 1 बार। 1 बार। 1 बार। तो प्रेशर आपका P1 है, तो उस समय आपके वॉल्यूम V1 की वैल्यू कितनी है? 2.27. 2.27 Yes, sir. वॉल्यूम, अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, जब बैलून एक्सपेंडेड कर रही है तो P2 कितना हो गया आपका 0.2 बार। 0.2 V1/V2 तो V2 निकालना है। अब आप खुद ही चेक कर लेंगे कि आपका V1 आंसर by गलत, P2। आपका आंसर तो तुमसे पूछा नहीं यार। हो गया। तो अब तुम अपना आंसर खुद चेक कर लोगे। तुम्हारी तरह बेवकूफ की तरह बोलने का आदत नहीं, जो मेरे को बोलना है वो सुनो। तो अब तुम अपना आंसर खुद चेक कर लोगे। जैसे तुम लोग रिलेशनशिप बताया गया था V प्रोपोर्शनल टू 1/P, मुझे पता है कि क्वेश्चन रट लियो तो बोलोगे ही। अब इसे मालूम है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा। तो फिक्स है कि आपको जो प्रेशर दिया गया P1 एक वो बढ़ेगा तो एक घटेगा। P1 1 बार है और P2 0.2 बार है। तो जब 0.2 की Yes, प्रेशर sir. की वैल्यू घट गई है
तो जो आपका वॉल्यूम आएगा फिक्स है कि वो 2.27 बार से ज्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम दिया है ना, तो प्रेशर कम देगा तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो आंसर आपका 2.27 से ज्यादा ही आना चाहिए। और कैलकुलेशन सही रहेगा तो आंसर सही आएगा। मैच करने का तरीका कि आपका जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा ही आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटी दी गई है और चौथी क्वांटिटी निकालनी है, तो साल तो हो ही जाएगा आप लोग से। Yes, sir. चलिए Yes, sir. कौन ये सर बोला था देखो। 1 ला आप लोग का खत्म हो गया, जिसको कहते हैं बॉयल्स ला, पूरा का पूरा खत्म हो गया। बॉयल्स ला, बॉयल्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, बॉयल्स इक्वेशंस, बॉयल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, बॉयल्स ला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये सारी बातें आपको बता दी गई। नेक्स्ट जो होगा बेटा वो आपका होगा चार्ल्स ला। चार्ल्स ला, अब इस चीज को, चार्ल्स ला को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत चीज आपको जाननी है। जैसे आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को केल्विन में लाना हो, केल्विन में आपको मालूम है कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, है ना? Fahrenheit. डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट होते हैं। Sir. इस समय ज्यादातर सब देख रहे होंगे, अगर आपसे एक नॉर्मल बात पूछी जाए कि इस समय सीजन चल रहा है कोरोना का, बहुत ज्यादा चल रहा है ना? यस सर। तो थर्मल स्क्रीनिंग देखे होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग लोग कर रहे हैं आज के डेट में। यस सर। तो थर्मल Yes, स्क्रीनिंग का जो टेम्परेचर आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा? डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, किस में आ रहा होगा? तो फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। नो सर, केल्विन। डिग्री सेल्सियस। केल्विन में सर। और बस ये 3 ही है, बस हो गया। पहले कहाँ में बोला जाए? इन तीनों में से बारी बारी से कुछ भी कह तो सही तो हो ही जाएगा। अरे से पता होना चाहिए। एक्यूरेट आंसर जब भी आएगा, केल्विन होगा सर। याद रखना, जब भी आएगा वो हमेशा फ़ारेनहाइट में आएगा, Fahrenheit. केल्विन में नहीं आएगा, ना सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है, याद रखना। डॉक्टर्स भी पहले अपने जो थर्मामीटर यूज करते थे उनका भी जो रीडिंग होती थी वो फ़ारेनहाइट में हुआ करती थी, बाद में उसको सेल्सियस में, केल्विन में चेंज कर दिया गया जब से डिजिटल होने लगा। अभी जो ये बना हुआ थर्मल स्क्रीनिंग, इसका जो टेम्परेचर आ रहा होगा वो फ़ारेनहाइट में आ रहा होगा, चेक करके देख लीजिएगा आप। खैर छोड़िए, तो एक चीज़ उसमें, दूसरी चीज़ ये तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया गया। दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें 273 हम ऐड करते हैं तो केल्विन में चेंज हो जाता है, केल्विन में यस चेंज। सर। यस सर। जब भी किसी 273.15 सर ना? जाने दो बेटा, तुम इतना ही ऐड कर लेना, 15 पैसे की वैल्यू ज्यादा नहीं है ना, तुम इतना ही ऐड कर लेना बेटा, ठीक है? नहीं सर। ठीक है नहीं। और नहीं, अगर तुमको उसी में खुशी है तो तुम बेटा उतना ही ऐड कराना, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को, ठीक? लेकिन इससे से कम ऐड मत करना, उस समय तुमको प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी, तो इतना ही ऐड कर लेना बेटा। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन हो जाता है हमारा। इसलिए टेम्परेचर्स को 2 नाम दिए गए होंगे। जो टेम्परेचर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? बताओ, टेम्परेचर की यूनिट? केल्विन। केल्विन। एंड व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। Degree Celsius. Yes. गुड। टेम्परेचर्स जो होते हैं डिग्री सेल्सियस में, उसको सिर्फ टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और जो डिग्री सेल्सियस में हो गया और जो आपका केल्विन में दिया गया होगा उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ मैटर्स में जो भी टेम्परेचर्स की बात की जाएगी, अगर नॉर्मल हम गलती से अगर टेम्परेचर भी कह रहे हैं बार बार, तो समझ लेना कि हम किस टेम्परेचर की बात करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सारे क्वेश्चंस करने से पहले चीजें दिमाग में रखिएगा। कि अगर हम भूल भी गए तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टेम्परेचर्स ही कैन ऑलवेज यूज इन केल्विन फॉर्म्स, वो हमेशा केल्विन में ही यूज होंगे। तो ये आपका काम होगा कि डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स को केल्विन में हम चेंज कर लेंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं भी टेम्परेचर्स की बात है, अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को स्मॉल टी से इंडिकेट कर दे, स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273,
तो हम इसको लिख दिए क्या, कैपिटल टी। तो समझने के लिए समझिए कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में 273 ऐड किया गया है, तो वो किस में चेंज हो गया, केल्विन में हो गया। डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, डिग्री सेल्सियस के स्केल की बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस में जो लोएस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो उसका अपर पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 degrees. 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में की जो बात की जाए, केल्विन में तो केल्विन में जो इसका लोअर पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो 273 केल्विन होता है। और जो इसका अपर पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 373 केल्विन होता है। Yes, sir. 73 केल्विन। इसका मतलब जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका टेम्परेचर 274 केल्विन होगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये हमेशा इसे कितना कॉलम आगे है, कॉलम की बात की जाए तो 273 कॉलम आगे है। 73 Yes, sir. दैट मीन्स इसका वन कॉलम 273, दैट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1/273 केल्विन, इसके बराबर होगा। Yes, sir. Yes. 273 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. 1 केल्विन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, तो 1 upon 1/273 1/273 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ गए। अब पढ़ते बेटा चार्ल्स लॉ को, क्योंकि चार्ल्स लॉ को बताने के लिए मेरे को कितना बताना पड़ा आप लोग को। अब आते हैं चार्ल्स लॉ। मैंने पहले उसी में पूछ रहे थे, सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, और ये क्या है। इससे बढ़िया कि आपको पूरी बात हम बता दिए। अब पढ़ो चार्ल्स लॉ के बारे में। शेख क्या कुछ घटा क्या ये तुम्हारा? तो दोस्ती यार बेटा घड़ी पे निभा लेना। इतना याद रखना, बाकी जो पुराने होंगे उनसे पूछ लेना। इतना बस फोन ही पे बोल पाओगे, जहाँ से बोल रहे हो बैठ कर घर पे बेटा, सामने से नहीं। वो भी क्लास लेते वक्त तो बेटर है कि नहीं, तो यही मान के चलिए क्लास ही ले रहा हूँ मैं, नोटंगी के लिए नहीं खोला गया है। म्यूट कर दीजिए सबको। नहीं, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उससे मेरे को, जब अपने स्टूडेंट है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बदतमीजी वो थोड़ा दूर कर रख के आएंगे ना तो वो अच्छा लगेगा, वो भी जानते हैं जो पुराने होंगे। चलिए पढ़िए बेटा, उसके बारे में आपको समझाएगा। चार्ल्स लॉ को पढ़ो। देखो एक चीज और, जैसे वॉल्यूम, जैसे आपको बोला गया बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में लिखा था वो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप लिखा था। इसमें लिखा होगा टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। Which variable is constant in Charles law? Pressure. And which variable is constant in Boyle's law? Temperature. That means what? Charles law जो आपको रिलेशन देगा वो प्रेशर, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में देगा। अब रिलेशन क्या है ये पढ़ के समझेंगे। बॉयल्स लॉ में रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इनवर्स का था। Yes, sir. इसमें क्या आएगा ये बात की बात है। खैर पढ़ो जी बेटा। हाँ पढ़िए। Charles and Gay-Lussac performed several experiments on gases independently to improve upon hot air balloon technology. Their invention showed that mass of a gas at constant pressure, volume of a gas increased. रुक जाओ, सुन के रुक जाओ मेरे को। क्या बोला वो? चार्ल्स लॉ और गलुसाक ये दोनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो समझा रहा है कि देख रहे हैं कि प्रेशर के बढ़ने से, सॉरी टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा था, तो दे फाउंड आउट लिखा होगा, दे फाउंड आउट, उन्होंने ये पाया, फॉर ईच डिग्री, हर एक डिग्री के लिए राइजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ावा किया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय द 1/273.5 डिग्री सेल्सियस। इतना उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ये बात समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, पहले उस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। Yes, sir. मान लो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कर लो, तो समय उस गैस का अपना वॉल्यूम होगा V0 मान लो। तो V0 क्या है उसका इनिशियल वॉल्यूम,
कौन सा वॉल्यूम? Initial. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जा रहा है? 1/273 बढ़ जा रहा है। Yes, sir. वो नहीं जा रहा है, बात को समझो, वो नहीं जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वो कह रहा है कि बढ़ जा रहा है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका? 1/2. नहीं समझे, नॉर्मल समझो। तो सर उसमें रुको, ऐड भी करेंगे, एक उसमें मिनट यार, 1 मिनट मत बोलो यार, जब बोले तो चुप रहो। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है और कुछ देर के बाद तुम्हारा 2 रुपया बढ़ गया, तो पैसा कितना हुआ? 10 + 2. 10 + 2 10 + 2 हुआ। Yes, sir. नहीं समझ में आया तो चुप हो जाओ, मैं खुद ही तुमको समझा लूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा वॉल्यूम इनिशियल V0 है और इतना बढ़ जा रहा है, तो अब मेरा वॉल्यूम कितना हो गया? तो V0 + 1/273 ना। V0 plus. Yes, sir. बस चुप रहोगे तो समझा लूंगा मैं। इसका मतलब वही लिखा है कि VT का मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस 0 पे था। V0 कहाँ पे था? Yes. जब कुछ टेम्परेचर हुआ तो उसका वॉल्यूम VT हो गया। तो T डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम कितना होगा? तो V0 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 1/273. वही लिखा होगा 1/273 V0 ऐड कर दिया होगा, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे, इधर कर दे रहा हूं, तो देखो VT इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या ले लिया मैं? 273। 273. तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे V0 273। चूंकि T डिग्री सेल्सियस पे है तो T अपॉन कर देंगे, एक के लिए 1/273, तो T डिग्री सेल्सियस के T अपॉन 273 हो जाएगा। Yes, sir. चलिए तो मल्टीप्लाई करो, तो V0 × 273 प्लस T × V0 हो जाएगा। V0। Yes, sir. V0 कॉमन कर लो, तो VT इक्वल टू V0 कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 273 T डिग्री सेल्सियस Plus T T डिग्री सेल्सियस है वो, अपॉन 273 हो जाएगा। upon 273. Yes, sir. Yes. अभी पता है, लिख के दिया है कि T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू कैपिटल T। Yes, sir. कैपिटल T रख Yes, sir. कैपिटल T रख दो, Capital T वहाँ पे। VT इक्वल टू V0 अपॉन 273 इंटू क्या? कैपिटल T T. Capital T. हो जाएगा। Yes, sir. अब इसमें V0 क्या है? गैस का इनिशियल वॉल्यूम है जो कांस्टेंट होगा, वो तो नहीं बदलेगा ना। अगर आपने 1 लीटर गैस लिया है तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। तो V0 तो Yes, sir. V0 कांस्टेंट हो गया, 273 भी कांस्टेंट हो गया, तो रिलेशन किस में आया? V में और T में आया। Yes. कांस्टेंट को हटा दो, Yes, जैसे sir. कांस्टेंट को हटा दो, तो कांस्टेंट को हटाओगे तो V प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाएगा? T। T. T. लेकिन कौन सा T है ये? एब्सोल्यूट वाला ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये समझाना था। इसका मतलब कि किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अपने टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Proportional होता है. टेम्परेचर का नहीं बेटा, Proportional होता है. टेम्परेचर का नहीं, किसके? Absolute Absolute temperature. Absolute Temperature. temperature. तो चार्ज ला क्या है? तो एज अ कांस्टेंट प्रेशर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Proportional. That is the called Proportional law. होता है. इसी को कहा गया है कौन सा ला? चार्ल्स ला। Charles. Charles law. Charles law. तो चार्ल्स ला समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो चार्ल्स ला को लिख लीजिएगा, प्रूफ करके दिखा दिए। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे चार्ल्स ला लिख लिए और जैसे बायस ला बताया गया था, उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो क्या बोलेंगे? V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू K इंटू T। में K2 लिखा होगा, तो K2 क्यों लिखा? यस सर, पता थे K2 मतलब सेकंड लॉ पे आ गया है ना, सेकंड लॉ पे आ गया है। तो हम K लेके चल रहे हैं, तो V इक्वल टू KT इसको कहिए, या लिख सकते हैं V अपॉन T इक्वल टू क्या? K। तो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये सभी कांस्टेंट है। हाँ, K कांस्टेंट है बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K हमेशा कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, आपने G भी पढ़ा होगा, कांस्टेंट है, कैपिटल G पढ़े हो ना? यस सर, कैपिटल G में और K में Yes, क्या sir. अंतर है? कैपिटल G में और K में क्या अंतर है? प्लीज ये प्लीज ये मत बोल देना कि सर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये मत बोल देना बेटा प्लीज। हाँ, कैपिटल जी की सर तो जो कैपिटल जी है उसमें नंबर कांस्टेंट है क्योंकि उसका एक नंबर बताया गया है, लेकिन के का कोई नंबर नहीं है। हाँ, तो मतलब कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है। हाँ, दिस इज इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। हाँ, दिस वैल्यू फिक्स है। चेंज होगा सर जी। ये और ये कोई भी चेंज कांस्टेंट हो गया, ये कोई एनी कांस्टेंट, मतलब Yes, sir. जिस कांस्टेंट की कोई वैल्यू ना हो, उसके लिए हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, G, K, M, P, R, जो भी यूज करना यूज करो। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप K ही मानेंगे, P, Q, R जो भी लिखना लिख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर कांस्टेंट हो गया, इसलिए हम इस चीज को इंडिकेट नहीं करते। यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो तो उसका नाम हो गया रे बेटा। समझ में आई बातें? तो लिखिए चार्ल्स इक्वेशंस। एक सेकेंड। हाँ सर, क्लास बचा हुआ सर, एक मिनट। अब से एक अब लिखिए चार्ल्स इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, अब चार्ल्स का इक्वेशन लिख जाइए। चार्ल्स इक्वेशन। तो आई होप कि बायस इक्वेशन को वो समझ गए होंगे, तो चार्ल्स इक्वेशन को बना ही लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में, इन फर्स्ट केस क्या लिखेंगे? तो V1 इक्वल टू K इंटू T1 ये लिखेंगे, या V1 अपॉन T1 इक्वल टू K, इक्वेशन 1 हो जाएगा। इन सेकेंड केस में V2 इक्वल टू K इंटू T2 और V2 अपॉन T2 इक्वल टू K हो जाएगा, इक्वेशन 2। दोनों का कांस्टेंट कंपैरिजन कर देंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? इधर लिख दे रहा हूँ, क्या मिलेगा बताओ? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्लियर है? इसका दूसरा फॉर्मेट क्या मिलेगा आप लोग को? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। V1 upon V2 V1 into T2, V1 into T2 is equal to V2 sir into V1 into V1 into T2 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे T1 into V2। इसका तीसरा फॉर्मेट क्या मिलेगा? तीसरा फॉर्मेट जल्दी बोलो, तीसरा फॉर्मेट क्या मिलेगा इसका? V1 V2 अपॉन T1 T2। V1 V2 sir V1 ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 upon तो ये तीनों ही चार्ल्स के इक्वेशंस हैं। तो मिल जाएगा V1 बन सकता है क्या बेटा? ऐसे तो बहुत ज्यादा बना सकते हैं ना इक्वेशन। अरे आप इससे थोड़ा तुम इससे ज्यादा ही बना दो, क्यों तुम दिमाग लगाती हो? इससे ज्यादा बना के दिखाओ मेरे को, चौथा बना दो तुम ही तो। चलो हाँ बना दो, शुरू की बना रहे हैं। हाँ बना दो, रुके हुए बनाओ। V1 is equal to V2 into अब T1 ये upon T2। तो वो तो वैल्यू निकालने का हो गया, तो वैसे T1 इक्वल टू बोलोगे तो वैल्यू निकालने की बात। इससे ज्यादा इसका फॉर्मेट बना के दिखा दो मेरे को, बस फॉर्मेट से मतलब है बेटा कि उसको, वो तो आप एक पर्टिकुलर चीज की उसको आप लिखेंगे T1 इक्वल टू, तो वो तो पर्टिकुलर की वैल्यू हो गई ना। T1 इक्वल टू V2 इंटू T2 अपन, ये तो पर्टिकुलर बता रहे कि T1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके सर। फिर इसका फॉर्मेट बेटा, जैसे कहने का मतलब कि आपने एक याद कर लिया इक्वेशन कि हाँ V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 को हम चार्ल्स इक्वेशन कहते हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने बदल दिया।
कि V1 अपन V2 अपन T1 अपन T2 का इसको चार्ज इक्वेशन नहीं कहेंगे? तो जी सर कहेंगे सर। फिर अब वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई आपको निकालने के लिए, वैसे तो आप कहेंगे तो वो बात नहीं हो रही है, फॉर्मेट की बात होती है बेटा। एक इससे अधिक फॉर्मेट आपके नहीं बनेंगे, 3 ही फॉर्मेट बनेगा। मैं 4 इक्वेशंस के बना लीजिएगा। तो 4 इक्वेशन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स इक्वेशन। कितना टाइम बचा हुआ देखो तो? 3 मिनट। 2 मिनट सर। 3 मिनट है सर। चलो ग्राफ हो जाएगा। 2 इसको मिनट सर। लिख लिया इसको। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नहीं लिखे सर जल्दी। तो लिख जा बेटा जल्दी से। तो हेडिंग लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स इक्वेशन। चार्ल्स इक्वेशन। अब देखो ग्राफ पेन कर दें। ग्राफ जो आप लेंगे, अभी मैंने बताया कि आपके पास 2 तरह के टेम्परेचर्स हैं, भूलिएगा मत। एक डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन, Kelvin. स्मॉल टी कैपिटल टी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चार्ल्स, इसके अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T है, V प्रोपोर्शनल टू T है। और कल ही का बताया कि अगर 2 क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा। Yes, sir. वो तो फिक्स हो गया कि वॉल्यूम जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर के 0 होने से वॉल्यूम को भी 0 हो जाना चाहिए था। Yes, sir. यस सर। तो फिक्स हो गया कि ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यस सर। ग्राफ जो आएगा वो Yes, क्या आएगा? sir. लाइन ही आएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। Yes. दूसरा कुछ तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब मेंटेन द ग्राफ, जिस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो हमें ये मिला कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 केल्विन पे नहीं होता,